नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जुलाई का जो पहला सप्ताह था उसमें कौन से करंट के मुद्दे रहे, कौन से मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। और आज हम बात करेंगे कौन से जो नए आपराधिक कानून है उसका संशोधन किया गया है, परिवर्तन किया गया है। तो कौन से अधिकार आपके पास में आईपीसी की धाराएं कौन सी परिवर्तित हुई है और कौन सी धाराएं वर्तमान में लागू है और कौन सी धाराएं नई लागू किए, इन मुद्दों पर अपने आज का सेशन रहेगा और महत्वपूर्ण चर्चा रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। तो सबसे पहले अपना आज का मुद्दा रहेगा, खबर जो रहेगी आज की वो ये रहेगी कि खबर आज की रहेगी कि एक तो राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हुई थी संसद में और उस पर क्या प्रतिक्रिया रही थी, किस प्रकार से चर्चा हुई थी। पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरे 3 नए आपराधिक कानून जो लागू किए गए वो भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी जो एविडेंस से संबंधित है, जो आईपीसी की धाराएं से उसको परिवर्तित करके उसके स्थान पर नया नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इस पर चर्चा रहेगी। और एक जो सबसे पहला एक मुद्दा रहा था जुलाई के पहले सप्ताह में, वो था कि राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा है, किन किन पार्टियों को मिला हुआ है, कौन सी पार्टियां हैं जो इसमें राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर निकलने की स्थिति में, और कौन सी पार्टियां वर्तमान में इसके लगातार कंडीशन में बनी रहेगी। तो आज की चर्चा का विषय अपने यही रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज बात करूं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो धन्यवाद प्रस्ताव था, नई लोकसभा का गठन अभी हाल ही में हुआ है और नई लोकसभा का जो विशेष सत्र है वो प्रारंभ हुआ था 24 जून को। हमें पहली क्लासों में हमने ये डिस्कस कर लिया था। 24 जून और 25 जून को जो अस्थायी अध्यक्ष थे भर्तृहरि मेहता, उन्होंने सदस्यों को शपथ दिलाई और स्थायी अध्यक्ष बने थे 26 जून 2024 को। उसके बाद में इनका जो प्रस्ताव प्रोसेस आया था उसकी बात हम करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत 2 बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद में 2 कंडीशन कौन सी है, तो प्रत्येक नए चुनाव के बाद में, यानी जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं, नए लोकसभा का गठन होता है, एक तो उस समय क्या करते हैं, विशेष यानी अनुच्छेद 87 में याद रखना है, राष्ट्रपति का इसमें क्या आता है, विशेष अभिभाषण आता है, इसमें ध्यान रखना। विशेष अभिभाषण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित यहाँ पर किया जाता है, दोनों पर चर्चाएं इसमें होती है, ध्यान रखना। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, यानी जो पहला सत्र प्रारंभ होता है संसद का नई लोकसभा के गठन के बाद में, और नए सत्र की पहली बैठक होती है, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण इसमें लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव जिस पर एक अन्य सदस्य द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है के साथ शुरू दोनों सदन में, यानी सबसे पहले बात क्या होता है, जो धन्यवाद प्रस्ताव है, सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसमें राष्ट्रपति अपना उद्घोषण देते हैं, यानी उद्घोषण जो भाषण देते हैं, अभिभाषण देते हैं। उस अभिभाषण को या तो क्या करते हैं राष्ट्रपति दोनों सदनों में क्या करते हैं, संयुक्त या अलग अलग, मान लो कि इसमें बात करें तो इस अभिभाषण में राष्ट्रपति स्वयं दे सकते हैं या भेज सकते हैं संदेश के माध्यम से। अब उस प्रस्ताव पर क्या होता है, जो भी अभिभाषण दिया जाता है उसमें सरकार की नीतियां होती है, जो पिछले 1 साल में सरकार ने क्या कार्य किया था और आगे आने वाले समय में सरकार किस संदर्भ में कार्य करेगी, इन नीतियों पर आधारित अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जैसे ही अभिभाषण पूरा होता है उसके अगले दिन की बात आती है, एक सदस्य या तो अक्सर क्या होता है प्रधानमंत्री या सरकारी जो सत्ता में है उसमें से किसी सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव को सदन के दोनों सदनों में, यानी याद रखना दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सदनों पर उस पर क्या होती है, चर्चा होती है। चर्चा सामान्यतः कितने दिन तक चलती है, 3 दिन तक उसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा होती है। बहुत ज्यादा इसमें आपको पता हो कि विपक्ष ने काफी हंगामा किया था सरकार की नीतियों के संदर्भ में, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें अंतिम रूप से अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसमें सदन के जो सदस्य थे वो सदस्य, विपक्ष वाले सदस्य सदन यानी लोकसभा को छोड़कर वहां से, राज्यसभा लोकसभा को छोड़कर वहां से बाहर निकल गए थे। यानी एक संसदीय प्रक्रिया में ये गलत भी बताया था, लेकिन
विपक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री हर बार क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये बोलकर उन्होंने सदन से बहिष्कार कर लिया था, अलग हो गए थे। जैसे 3 दिन की चर्चा होती है, चर्चा के बाद में क्या होता है, इस धन्यवाद प्रस्ताव यानी धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या होगा, मतदान होगा। मतदान की विशेष स्थिति की याद रखनी है, ये धन्यवाद प्रस्ताव है, ये पारित होना अनिवार्य है। अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा, इसका मतलब सरकार क्या आ जाती है, अल्पमत में आ जाती है, और जो विधानसभा मंत्री परिषद है उसका क्या हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री को ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देने की स्थिति आ जाती है, यानी अल्पमत की स्थिति। इसलिए ये पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, ये स्थिति रही थी, यानी पहले सप्ताह की बात करें तो जुलाई में ये चीजें रही थी। दूसरी बात याद रखना, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, टॉपिक ये है कि 3 नए आपराधिक कानून आए हैं। और आपराधिक कानून ये याद रखना, मैं एक चीज बता दूं आपको कि 11 अगस्त 2023 को लोकसभा के समक्ष ये आपराधिक है, ये बिल लाया गया था। ये बिल कौन से सदन में, यानी बात करें तो ये बिल लाया गया था। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, भारतीय न्याय संहिता, यानी जो पहले एक नाम था भारतीय दंड संहिता 1860, आईपीसी नाम था उसका, और हमने अब नाम क्या कर दिया है उसको, भारतीय न्याय संहिता, यानी इसको हम ये कह सकते हैं भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस कह सकते हैं या भान्यास कह सकते हैं। इसका नाम परिवर्तित कर दिया, कुछ धाराएं भी इसमें परिवर्तित की। अब सवाल अपने लिए ये रहेगा, दूसरा था भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, उसको नाम परिवर्तित करके हमने क्या कर दिया, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया। इसमें भारतीय साक्ष्य जो एविडेंस से संबंधित अधिनियम था 1872 का, उसका नाम क्या कर दिया वर्तमान में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, सिर्फ नाम चेंज किया इसमें, तो 2023 यानी साल चेंज किए इसमें, तो ये नाम है वर्तमान में क्या कर दिए गए, परिवर्तित कर दिए। सवाल अपने समक्ष ये रहेगा कि इसमें बहुत सारी बातें बदली गई है, बहुत सारे संशोधन इसमें किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए। सवाल ये है कि आपके पास में कौन से अधिकार रहेंगे, यानी भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में, यानी पुलिस के जो नियमावली थी उसमें जो धाराएं हम अक्सर पढ़ा करते थे कि धारा 302 हत्या की स्थिति में, धारा 307 हत्या का प्रयास की स्थिति में, धारा 420 किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को, मान लो कि 420 की बात करें तो उसमें ठग की प्रक्रिया में आते हैं, 376 यानी 476, इस प्रकार की जो धाराएं आपको मौखिक तौर पे याद हुआ करते थे, वो धाराएं सारी की सारी क्या कर दी गई है, अब बदल दी गई है। अब सवाल ये रहेगा कौन सी धाराएं किस प्रकार से परिवर्तित की, अब आपके पास कौन सी धाराएं किस अधिकार के तहत रहेगी, पुलिस का इसमें क्या रोल रहेगा, एक आम नागरिक का क्या रोल रहेगा, और न्यायालय का क्या रोल रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें बदली गई है, जानना प्रत्येक व्यक्ति को ये जरूरी है कि न्याय संहिता में क्या बदलाव हुआ है, और ये बदलाव हमें याद रखना है कब किया, यानी इन तीनों अधिनियमों को हमने लागू कब किया, तो याद रखना 1 जुलाई 2024, यानी तीनों के तीनों एक्ट है, ये कब लागू कर दिए, तो 1 जुलाई 2024 को क्या कर दिया, इनको लागू कर दिया गया। अब देखो इसमें है भारतीय न्याय संहिता 2023, क्या क्या चीज आई है इसमें। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, उसके स्थान पे ये लाया गया, ध्यान रखना, उसको हटाकर उसके स्थान पे बहुत सारी धाराएं हैं, हटाया नहीं है, उसमें संशोधन करके लाया गया है, जिसमें 358 धाराओं, आईपीसी की धाराएं थी 511, उसमें से वर्तमान में कितनी रही है, 358, यानी याद रखना समय परिस्थिति के अनुसार ये भी बदलाव और परिवर्तन इसमें किया गया है, को शामिल किया गया है। आईपीसी के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया है, अधिकांश का सिर्फ नाम और क्रम चेंज किया, अब धाराओं का क्रम बदल गया, क्योंकि 511 से हटाकर हमने कितनी कर दिए, 358 धाराएं वर्तमान में है। नए अपराधों को पेश किया गया है, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया है, और विभिन्न अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया है, नए अपराध भी जोड़े गए, और कई अपराधों में दंड प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। कुछ अपराध है जो न्यायालय द्वारा बाधित थे, न्यायालय के लिए बाधित थे, उनको हमने क्या कर दिया है, समाप्त भी किया गया है। अब नए अपराध कौन से शामिल किया गया है, मोस्टली याद रखना ये अपराध है नए अपराधों में शामिल किया गया है, पहले ये आईपीसी की धाराओं में नहीं हुआ करते थे। विवाह का वादा, यदि कोई व्यक्ति विवाह करने के लिए झूठे या मिथक
वादे को अपराध घोषित करता है। यानी ये क्या करता है, विवाह करने के झूठे वादे या जो वादे किए जाते हैं उसको अपराध घोषित किया गया है। यानी कोई झूठा वादा करके ये बात कहता है और किसी प्रकार से शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद में मना कर देता है, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। अब इसको अपराध की श्रेणी में माना गया है। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग में मतलब होता है मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध किया गया है। इसमें मॉब लिंचिंग को भी क्या किया गया है, यानी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसको भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। जैसे आपको पता होगा कि जो गुजरात में कुछ साधुओं को मार दिया गया, उसके आधार पर इस प्रकार की घटना और परिवर्तन किया गया। सामान्य आपराधिक कानून अब संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है। सामान्य आपराधिक कानून है, अब आतंकवाद को भी इसमें शामिल किया गया है। अपराध है वो भी संगठित अपराध, यानी एक साथ इकट्ठे होकर इसको भी शामिल किया गया है, जिसमें यूएपीए की तुलना में बीएनएस में आतंक का वित्त पोषण करना शामिल है। यानी कोई व्यक्ति जो आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे खर्च करता है या वित्त पोषण करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में शामिल है, आतंकवाद की श्रेणी में शामिल माना गया है। एक चीज याद रखना, आत्महत्या का प्रयास किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया। यानी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है तो इस श्रेणी में किसमें माना गया, प्रयास करना भी किस प्रकार से श्रेणी माना गया है, ये एक प्रकार का माना गया है, अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा, इसमें चिकित्सा सेवा, समुदाय से संबंधित बात आती है। इसमें चिकित्सा सेवा, सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कोई डॉक्टर है, उससे अगर किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है या कोई लापरवाही से मृत्यु होती है तो इसमें एक प्रकार से सजा के प्रावधान में शामिल किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। अन्य संशोधन भी इसमें किए गए हैं। फेक न्यूज, झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना क्या है, एक प्रकार से, यानी कोई भी प्रकार से अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से आप झूठी या अफवाह फैलाते हो तो इस प्रकार को भी किस में शामिल किया गया है। बिना किसी तथ्य के कोई जानकारी देना भी एक अपराध की श्रेणी में, याद रखना 1 जुलाई 2024 के बाद में अपराध की श्रेणी में माना गया है। इसमें क्या कर दिया, संशोधन किया गया है। ठीक है, पहले भी इस प्रकार से यानी शांति भंग के आरोप में ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता था, अब अपराध की श्रेणी में माना गया, यानी जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान अब हो सकता है। राजद्रोह, व्यापक परिभाषा देते हुए नाम राजद्रोह पहले हुआ करता था, उसका नाम हमने क्या कर दिया है, देशद्रोह के साथ पेश किया। यानी राजद्रोह का नाम अब क्या हो गया, देशद्रोह, यानी राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब देशद्रोह की संपत्ति के तौर पे आएगा। अनिवार्य न्यूनतम सजा, कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है। यानी न्यूनतम सजा है, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें न्यूनतम सजा इतनी होनी चाहिए, यानी न्यायालय सजा निर्धारित करता है, तो न्यायालय अगर सजा निर्धारित करता है तो कुछ मामले इस प्रकार के दिए गए जिसमें क्या रूल्स कर दिया कि अनिवार्य रूप से इतनी सजा होनी चाहिए, न्यायालय के लिए ये प्रावधान ऐड कर दिया गया। हालांकि अगर इस पर चाहे तो भारतीय न्यायालय क्या कर सकता है, इसकी समीक्षा कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 50 के अनुसार ये बात आएगी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण है। न्यायपालिका के प्रावधानों को इस प्रकार से क्या किया गया, थोड़ा सा इसको चुनौती दी गई है, हल्की सी चुनौती का मामला इसमें आ रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अगर मैं यहां पर बात करूं सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना, यानी सत्य की मात्रा के अनुरूप जुर्माना, यानी कोई सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाता है तो जितनी मात्रा का नुकसान यानी जितने रुपयों का नुकसान पहुंचा है उतना जुर्माना करने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। लापरवाही से मौत, यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही से मौत होती है तो मौत की सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। डॉक्टरों के लिए 2 वर्ष की सजा है। ठीक है, किसी डॉक्टर की लापरवाही से यदि किसी की मृत्यु होती है तो डॉक्टर को भी कितने समय की सजा हो सकती है, 2 वर्ष की कैद का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो 2 वर्ष पहले साधारण लापरवाही से होती थी वो बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है, 5 वर्ष। कुछ धाराएं जिनको इस संशोधन से हटाया भी गया है, उस धाराओं को क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है।
एक तो कौन सी, अप्राकृतिक यौन अपराध, आईपीसी की धारा 377 जो अन्य अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है। इसको याद रखना। यानी मान लो कि समलैंगिक समस्या नहीं, जैसे मान लो कि पुरुष या पुरुष इस प्रकार से यौन श्रेणी में आते हैं, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हैं, तो उसको किसी प्रकार से धारा 377 थी, इसको क्या कर दिया गया है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। व्यभिचार, शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया है। शीर्ष न्यायालय के विरुद्ध व्यभिचार यानी जो व्यवहार किया जाता था उसके मामले को क्या कर दिया गया है, पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। एक जो ठग की बात थी, आईपीसी की धारा 310 पूर्ण रूप से क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। लैंगिक तटस्थता, बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिए संशोधित किया गया है। यानी बच्चों से संबंधित कुछ बातें विशेष तौर पे इसमें क्या की गई है, शामिल की गई है। नंबर 2 पे इसमें हम बात करते हैं तो आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी जो साक्ष्य है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो बात इसमें आ जाएगी कौन से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें क्या बात आएगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं, याद रखना कितनी धाराएं वर्तमान में है, इसमें धाराएं कितनी जोड़ी गई है, 170 धाराएं ऐड की गई है, जिसमें 24 को संशोधित किया गया है और 2 को जोड़ा गया है। यानी इसमें नई धारा कितनी जोड़ी है, 2, और संशोधित कितनों को किया गया है, तो संशोधन धाराओं में किया गया है, 24 धाराओं में संशोधन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो था उसके 167 धाराओं में से 6 को निरस्त कर दिया गया। इसमें 167 धाराएं थी, उसमें 6 को पूर्णतः क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और वर्तमान में कितनी धाराएं बच रही है, 170 धाराएं इसमें शामिल है, ध्यान रखना है क्या इसमें, ये जानते हैं। बरकरार प्रावधान, यानी कुछ प्रावधान जो वर्तमान में मौजूद है पहले भी थे, 1872 का प्रावधान सेम टू सेम लागू किया गया है। कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षकार केवल स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताइए इसमें, आम जीवन या निजी जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। कानूनी कार्यवाही में शामिल जितने पक्षकार यानी जो गवाह वगैरह है, केवल स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जो स्वीकार करने योग्य हो ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्य किसी प्रकार के साक्ष्य शामिल नहीं करते। यदि साक्ष्य दी गई परिस्थितियों में उचित कार्यवाही का समर्थन करता है, कोई भी साक्ष्य दी गई परिस्थितियों में उचित कार्यवाही का समर्थन करता है तो न्यायालय द्वारा साबित तथ्यों को स्वीकार किया जाएगा। यानी जो मान लो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अगर साक्ष्य दिए जाते हैं तो न्यायालय उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा। ये रूल चेंज कर दिया गया है, ठीक है, ये पहले से था अब भी है उसमें। पुलिस की स्वीकारोक्ति आम तौर पर तब तक अस्वीकार्य होती है जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किया हो। यानी कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से किसी बात के लिए ये कह दे कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो अपराध तब तक वो अपराधी नहीं माना जाएगा और तब तक उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक न्यायाधीश उस व्यक्ति को ये कह दे कि हाँ इसका साक्ष्य सही है। यानी पुलिस द्वारा मारपीट करते वक्त या किसी प्रकार से व्यक्ति झूठ या सच आधार पर किसी प्रकार से ये बोल देता है कि अपराध मैंने किया है या अपराध उसने किया है, तो उसके साक्ष्य कहाँ बोलने जरूरी होते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष ये बात बोलना जरूरी होते हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर बात बोली जाती है तो उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य यानी सही माने जाएंगे और उसको उस आधार पर अपराध की सजा मिलेगी। लेकिन पुलिस वर्ग के समक्ष दिए गए बयान की कोई आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं है, सेम टू सेम रखिए बात। कुछ प्रमुख बदलाव किए गए इसके तहत, बदलाव कौन से किए गए तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेज के समान कानूनी दर्जा। पहले जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल से कैमरे के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से जो सबूत दिए जाते थे उनकी वरीयता उतनी नहीं होती थी जितने रिकॉर्ड कागज पे होती थी, अब उनको समान वरीयता दी जाएगी। मेमोरी, संचार उपकरणों में संग्रहित डेटा को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसमें शामिल है, ध्यान रखना। ये जो वर्तमान में है ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, ये इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, डेटा संग्रहित करने वाले जितने भी है सीडी वगैरह।
मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मौखिक साक्ष्य यानी कोई व्यक्ति अगर मान लो कि वीडियो में रिकॉर्ड करके साक्ष्य कोर्ट तक पहुंचाता है तो प्राथमिक की बजाय उसको किसमें माना गया है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी जो इसमें है साक्ष्य के तौर पे माना गया है, सेकेंडरी एविडेंस इसको बोल सकते हैं। संयुक्त मुकदमे का अर्थ है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना। यहाँ ये सब दी गई है। संयुक्त मुकदमे का अर्थ है यानी एक अपराध हुआ है तो उसमें समूह में किसी व्यक्ति, काफी सारे व्यक्तियों पर किसी प्रकार से अपराध दर्ज करना। कई व्यक्तियों का मुकदमा जहां एक आरोपी ने गिरफ्तारी वारंट जवाब नहीं दिया है उसे संयुक्त मुकदमा माना जाएगा। ठीक है, ये भी बात उसी के अकॉर्डिंग की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम नंबर 3 पे बात करें तो कौन सा है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम BNSS 2023 के संदर्भ में बात करनी है। BNSS सीआरपीसी की जो धारा थी यानी सीआरपीसी एक्ट था 1973 उसको प्रतिस्थापित किया गया इसके तहत 531 धाराएं इसमें, जिसमें से 177 धाराओं को क्या किया गया है, इस 73 वालों को वापस संशोधित करके इसमें शामिल किया गया है। तो नई धाराएं जोड़ी गई है और 14 धाराएं पूर्णतः क्या कर दी गई इसमें निरस्त, यानी फेरबदल इतना कर दिया गया है कि आपको वापस आईपीसी की धाराएं याद करने के लिए बहुत ज्यादा पसीना आने वाला है। ठीक है, ये चीज मुख्य रूप से आपको पता हो तो एक व्यक्ति जिसका एक कमिटमेंट आया था कि कर्ण सांगवान टीचर थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग इस प्रकार के इतने जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अब सारी की सारी धाराएं आपको क्या करनी पड़ेगी, बदलनी और परिवर्तित करनी पड़ेगी। लॉ से संबंधित बात इसमें करें तो न्यायालय को इसके तहत 2023 में क्या कर दिया गया, यानी हम अगर बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें हमने परिवर्तन करके क्या क्या कर दिया, न्यायालयों का पदानुक्रम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की जो विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया। एक क्रम होता था वरिष्ठता और उसके आधार पर सीनियरिटी के आधार पर उस क्रम को क्या कर दिया गया, अब समाप्त करके सबको एक समान कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग जांच, पूछताछ या परीक्षण के चरणों में विचाराधीन कैदियों की हिरासत, गंभीर अपराधियों के लिए व्यक्तिगत जमानत पर, यानी इन जो मामले आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड, आप चाहो तो किसी प्रकार के आपको मान लो कि सुनवाई के संबंध में या फिर डेटा संग्रहण में आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड का जरूरत पड़े तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो के संबंध में। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अपराधियों के लिए व्यक्तिगत जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी व्यक्तिगत जो जमानत है उसके आधार पर रिहाई को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। गिरफ्तारी का विकल्प, किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है। यानी गिरफ्तार करना जरूर नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं तो पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस न्यायालय से सुरक्षा जमानत की क्या कर सकती है, मांग कर सकती है। ये नहीं, अगर सुरक्षा की स्थिति से नहीं ला पाते हैं तो ये कंडीशन होती है। प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, जैसे बहस के बाद 30 दिन के भीतर फैसला जारी करना, यानी बहस के बाद कितने समय में फैसला आना चाहिए, 30 दिन के बाद फैसला जारी करना। ये चीज चिकित्सा परीक्षण यानी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके संदर्भ में बात है। कुछ मामलों में भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है कि इसका मेडिकल होना आवश्यक है। नमूना संग्रह, मेडिकल के बाद में मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट, आपको पता हो तो लिखावट में क्या होता है, सेम किसी प्रकार से जो नोट वगैरह लिखे होते हैं उसके संदर्भ में इनको क्या करते हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स वगैरह इसमें आते हैं। आदेशों के आगे बढ़कर उन व्यक्तियों से भी जो गिरफ्तार नहीं हुए उनकी अंगुली के निशान और आवाज के नमूने एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी जो गिरफ्तार है उनके तो नमूने हस्ताक्षर और राइटिंग मैच करा सकते हैं, लेकिन जो नहीं गिरफ्तार है तो उनको संदेह के दायरे में लेकर भी पुलिस क्या कर सकती है, उनसे नमूने ले सकती है। फोरेंसिक रिपोर्ट जो होती है 27 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिए अनिवार्य फोरेंसिक रिपोर्ट लेना अनिवार्य होती है। इसमें ध्यान रखना, जो 27 वर्ष के लगभग इसमें कैद की सजा होती है।
एफआईआर पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएं, ये भी मोस्टली आम जीवन के संबंध में जो तथ्य थे उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूं। 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन को इससे आगे की जांच के लिए क्षेत्राधिकार के अनुसार उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा। 0 एफआईआर का मतलब होता है, यानी जो 0 एफआईआर है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कि जयपुर में रह रहा है, कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, जयपुर में रह रहा है, और उस व्यक्ति के विरुद्ध है, मान लो कि जैसे दिल्ली में किसी प्रकार से अपराध हुआ तो वो जयपुर में उसके विरुद्ध एफआईआर करवा सकता है। यानी किसी व्यक्ति, जैसे मान लो कि मैं अगर बात करूं किसी भी आधार पे, एक व्यक्ति है, जयपुर और दिल्ली का संबंध है, ठीक है, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या हुआ कि अपराध उसका कहां पर हुआ, किसी अन्य स्टेशन पर हुआ, अन्य स्थान पे हुआ। अब मान लो कि अपराध उसके साथ में घटना कहां पर हुई, तो मान लो कि दिल्ली में हुई, या फिर उसके साथ में जयपुर में हो या दिल्ली रह रहा हो, तो ऐसे स्थान पे वो क्या कर सकता है, भारत में किसी भी न्यायालय तो पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और अगर सवाल ये होता है ऐसे एफआईआर को क्या बोला जाएगा, 0 एफआईआर। अब जैसे मान लो कि दिल्ली में घटना हुई तो दिल्ली के जो पुलिस स्टेशन है, जो क्षेत्र एरिया लगता है, वो एफआईआर वहां पर दर्ज की जाएगी, और उस एफआईआर के इसमें जांच और तथ्यों के साथ में बाद में एफआईआर नंबर डाले जाएंगे। तब तक ये एफआईआर क्या रहेगी, 0 नाम से दर्ज होगी, ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन में कुछ एफआईआर में गड़बड़ी की संभावना भी बढ़ सकती है इसमें, ठीक है। एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर दर्ज पर की जाएगी। यानी अन्य जानकारी दर्ज तो ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर क्या करनी होगी, जिस व्यक्ति ने एफआईआर करा है उसकी क्या हो गए, हस्ताक्षर होना अनिवार्य, उसके जो तथ्य है, जानकारी लिखना अनिवार्य। पीड़ित या सूचनाकर्ता के अधिकार क्या, यानी कोई व्यक्ति है जो पीड़ित है, इस मामले में उसके अधिकार क्या और किस आधार पे रहेंगे। पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। जैसे मान लो कि रिपोर्ट दर्ज होती है तो फिर क्या करेंगे, पुलिस रिपोर्ट और अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जो भी मान लो कि साक्ष्य वगैरह, वो क्या करने होंगे, उपलब्ध करवाने अनिवार्य। राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की गई है। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति या क्या करता है, अपील कर रहा है किसके संदर्भ में, कि मैंने मान लो कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, एफआईआर दर्ज करवाई, अब उसकी जान को खतरा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है राज्य सरकार ऐसा प्रबंध करेगी कि इसकी जांच, जो जान है उसको क्या करे, उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करे, ठीक है। सुरक्षा का इंतजाम करने का राज्य सरकार क्या करेगी, कोई न कोई रूल्स बनाएगी। अब दूसरा सबसे मुद्दा, यानी यहाँ से हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति, यानी भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में जो साक्ष्य परिवर्तित हुए, जो बदलाव उसमें किए गए, वो महत्वपूर्ण है। आम जीवन के लिए भी, पुलिस प्रशासन के लिए भी ये चीज महत्वपूर्ण है, और अगर आप वकील या वकालत से संबंधित तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा मुद्दा जो अभी जो जुलाई के फर्स्ट वीक में रहा, वो रहा था राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा के संदर्भ में, यानी राष्ट्रीय पार्टियों को किस प्रकार से, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां वर्तमान में किसकी सदस्यता, यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन सकता है, ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठा था। तो यहाँ से संदर्भ में बात करें तो चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश, यानी याद रखना है, चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार हम बात कर रहे हैं, आरक्षण और आवंटन आदेश से 1968, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी वह जिसके पास पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट और कम से कम 4 सांसद हो। यानी राष्ट्रीय पार्टी वही बन सकती है तो पिछले आम चुनाव में, यानी हम बात करें तो उसके संदर्भ में कम से कम 4 राज्य कितने होने चाहिए, 4, और 4 राज्यों में कितने % वोट आने चाहिए, 6% वोट हासिल कर लो, या फिर क्या कर लो, कम से कम 4 सांसद अपने बना लेने। अगर ये कंडीशन है तो क्या रखा जा सकता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रह सकता है। तो लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतती हो, लोकसभा में आपको पता है 543 सीटें हैं, तो इसकी कम से कम 2% सीटें अगर कोई पार्टी जीतती है, जिसमें से विजेता कम से कम 3 राज्यों से हो, यानी जो जीतने वाली 2% सीटें कम से कम कितने राज्यों से होने चाहिए, 3 राज्यों से हो, या जो कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय, यानी कंडीशन क्या याद रखनी है,
लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें, 2% सीटें जीती हो, ठीक है। 2% पे अपने लगभग सीटों की संख्या आ जाती है 11 सीटें, ठीक है। अगर 11 सीटें जीती हो तो, या कम से कम कितनी राज्यों से जीती हो ये 11 सीटें, 3 राज्यों से। दूसरी बात है कि कम से कम 4 राज्यों में इस पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, राज्य स्तरीय पार्टी, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के पड़ोसी 4 राज्य है, या फिर भारत के कोई भी 4 राज्यों में राज्य पार्टी यानी स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिला हुआ होना चाहिए। तो उसको किस श्रेणी में रख सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रख सकते हैं या पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। पार्टी को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी का दर्जा होने की शर्तें पूरी करनी होगी। कि अगर इतने कंडीशन में से कोई भी कंडीशन लागू होती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। वर्तमान में भारत में बात करें तो भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो एक तो है भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नंबर 3 याद रखना एनपीपी का मतलब होता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, और नंबर 4 याद रखना सीपीआई मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट पार्टी, ये ध्यान रखना। और नंबर 5 आपको याद रखना है बहुजन समाजवादी पार्टी, और नंबर 6 कौन सी पार्टी है, तो वो है आप। यानी 6 पार्टियों को कौन सी पार्टी का दर्जा प्राप्त है, 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसे किसी राज्य में, यानी यहां मैं बात कर रहा हूं अगली, कि अगर किसी पार्टी को राज्य दल का दर्जा देना है तो उसके लिए शर्तें कौन सी लागू होगी, यानी राष्ट्रीय पार्टी है तो राज्य पार्टी भी इसके अकॉर्डिंग चलेगी। से किसी राज्य में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट, कितने वोट चाहिए, कम से कम वैध मतों का यानी टोटल वैलिड वोट होते हैं, कम से कम 2 विधायक मिले हो, 6% वोट, और विधान यानी एमएलए कितने मिले हो, 2 विधायक उसके पास में हो तो राज्य पार्टी का दर्जा मिल सकता है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6%, यानी कुल लोकसभा में 6% वोट मिले हो उसको, या उस राज्य में कम से कम 1 सांसद हो, या प्लस क्या होना चाहिए, 1 सांसद उस राज्य में उस पार्टी को होना चाहिए, अगर ये कंडीशन है। या फिर विधानसभा में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो उसके पास में होना चाहिए, या तो 3 सीटें हो या 3%। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 200 की 3% कितनी सीट हो जाएगी, 6 सीट हो जाएगी। तो 6 सीट होने चाहिए, जो अधिक हो वो होना आवश्यक है। तो राजस्थान में 6 अधिक 6 होना चाहिए। लोकसभा में उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से के लिए कम से कम 1 सांसद, यानी 25 सीटें हैं उसमें से कम 1 सांसद, या उस विशेष, यानी लोकसभा में 25 सीटों में से 1 सांसद हो तो भी राज्य पार्टी का दर्जा हो सकता है। उस विशेष राज्य या विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव के कुल वैध मतों का कम से कम 8% बात करें, यानी विशेष राज्य है या विधानसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव में कुल वैध मत है उसका 8% वोट है तो भी हम क्या कर सकते हैं, राज्य पार्टी का दर्जा मिल सकता है या प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा मैं एक चीज बात करूं तो एक थोड़ा सा जिक्र कौन सी बात पे हुआ था, 7वीं अनुसूची पर जिक्र हुआ था अभी पहले वीक में। 7वीं अनुसूची में एक विषय है उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा ध्यान रखना, वर्तमान में मैं बात करूं तो शिक्षा है वर्तमान में संवर्धित सूची का विषय। कौन सी सूची में, संवर्धित सूची में। सवाल ये उठा था कि शिक्षा को क्यों ना राज्य सूची के विषय में शामिल करें। मैं एक चीज का डिस्कस यहां पर करना चाहूंगा, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और तीसरी कौन सी है, संवर्धित सूची है। संघ सूची की अगर बात करें तो वर्तमान में इसमें 100 विषय, पहले इसमें कितने थे, 97 विषय थे।
राज्य सूची की अगर बात करें तो पहले इसमें विषयों की संख्या 66 थी, वर्तमान में विषयों की संख्या घट के कितनी हो गई है? 59 हो गई है। और संवर्ती सूची की बात करें तो इसमें पहले विषयों की संख्या थी 47 और अब बढ़ के कितनी हो गई है? वर्तमान में 52 सब्जेक्ट इसमें हो गए। सबसे खास बात क्या याद रखना है, जो शिक्षा महत्वपूर्ण है, ये हमने क्या किया था? 42वां संविधान संशोधन किया था 1976। स्वर्ण सिंह, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इसमें क्या किया था? तो राज्य सूची के 5 विषय थे। कौन से? शिक्षा, न्यायिक प्रणाली, नापतोल और चौथा ऑप्शन याद रखना है वन और वन्य जीव। इनको हमने 42वें संविधान संशोधन से क्या किया था? इनको हमने राज्य सूची से किस में सम्मिलित कर दिया? राज्य सूची में पहले थे और इनको हमने वर्तमान में किस में कर दिया? तो संवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया। और वापस सवाल ये उठा है कि संवर्ती सूची से शिक्षा को हम वापस किस में शामिल करें? तो वापस इसको राज्य सूची में शामिल करने का सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इन मुद्दों पर सबसे बड़ी बात है, अब तक जो लोकसभा थी, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर क्या हुई थी? सबसे ज्यादा बहस और चर्चा का विषय रहता, यानी भारतीय राजनीति की व्यवस्था की अगर बात करें, ये सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे इसके संदर्भ में रहे थे। जैसे मान लो कि कल है राजस्थान विधानसभा में वित्त बजट है, जो अंतिम वित्त बजट है वो पारित होने का है, तो उस पर क्या प्रक्रिया रहेगी, किस आधार पर रहेगी, नेक्स्ट क्लास में उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से आप बने रहिए। दूसरी बात है कि ये सारी जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ये आपको political.gk, ये आपका टेलीग्राम चैनल रहेगा। इस पर टेलीग्राम चैनल पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप चाहो तो ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी प्रकार की ताजा जानकारी और इसी प्रकार की डाटा और नई राजनीतिक संबंध में, यानी हर साप्ताहिक इसमें रहेगा, प्लस मासिक हर महीने में राजनीति के संदर्भ में क्या हुआ था, कर्ण से संबंधित यहाँ पर क्लास रहेगी। तो आप इसी प्रकार से ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास कैसी लगी इसका कमेंट आप जरूर करें, और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहे। आज की क्लास के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।